आप क्या करते हैं और किस सब्जेक्ट में, और आपका क्या मानना है? मैं तो चला आया कि रिसर्च स्कॉलर जो है, ग्रेजुएशन में बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अभी वो कहते हैं कि बीच में हैं। हाँ बीच में। सही तरीके से बात रिसर्च स्कॉलर रख सकते हैं और उनका एक 7-8-6 साल का शैक्षिक अनुभव भी रहता है। तो आप बताएं क्या करते हैं, किस सब्जेक्ट में, और आपका क्या मानना है? सर मेरा नाम डॉक्टर तुल कुमार तिवारी है। मैंने अभी पीएचडी पूरी की है दर्शन शास्त्र से, और मैं अभी अब विभिन्न विश्वविद्यालयों में इंटरव्यू दे रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये सर जो फीस वृद्धि वाला मुद्दा है, ये कुल मिला के ये विश्वविद्यालय के जो लोग हैं, जो बेसिकली कुलपति पर निर्भर करता है। अभी तक जो लोग आए उनको थोड़ा थोड़ा इसमें फीस को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इस तरह एकाएक वृद्धि छात्रों के हित में नहीं है। जो मेरा मानना है कि आप 924 रुपये फ़ीस थी, तो उसको आपको अगर लग रहा था कि हम विश्वविद्यालय के पैसे से, संसाधन से विश्वविद्यालय का निर्माण करेंगे, तो अचानक इस तरह का फैसला गलत था। उसको धीरे धीरे करके, जैसे महंगाई जैसे बढ़ रही है, जैसे बढ़ती है, जैसे सैलरी वगैरह बढ़ती है धीरे धीरे, तो आप धीरे धीरे फ़ीस को बढ़ाते तो इस तरह का बहुत बड़ा इशू नहीं बनता। नहीं चलो फीस अलग है। मैं तो ये आप लोगों से जानने आया कि 10 साल के शिक्षा और रोजगार के मामले में, चूंकि सरकार ने 10 साल पूरे किए हैं, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप 10 साल पहले तो आप स्कूल में रहे होंगे या ग्रेजुएशन में रहे होंगे, तो इस 10 साल को फेज को आप लोग कैसे रेट करते हैं? बहुत सर अच्छा, संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है ये 10 साल। और इसकी चर्चा क्यों बहुत ज़्यादा नहीं होती, न सियासत में, न मीडिया में, न सार्वजनिक विमर्श में, कि छात्रों पे बीत क्या रही? 2-2, 3-3, 4-4 साल तक वैकेंसीज नहीं आ रही तो पेपर लीक और रिजल्ट नहीं, तमाम आयोग भंग, उसके मेंबर बनने में, ये सब सबसे ज़्यादा देर अगर किसी चीज़ में हो रही है तो छात्रों के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको लेने में, बोर्ड्स को बनाने में। तो लेकिन ये आम तौर पे चर्चा कहीं होती है? चर्चा सर होती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। चर्चा होती है, चर्चा सर दिखाता नहीं, सबसे बड़ी बात दिखाता नहीं। हमारी समस्या को कोई दिखाता ही नहीं। जैसे आप आ गए हैं, बहुत दिन बाद आप आए हैं, लेकिन कोई दिखाने वाला नहीं है। अब ये आप ले रहे हैं, पर दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे हमको क्या पता। सबसे बड़ी बात यही है कि दिखाता ही कोई नहीं है। और हमारे पास तो बहुत समस्या है। 10 साल से जीरो काम हुआ है शिक्षा पर। क्या काम हुआ है बता दीजिए आप हमको खुद। कितनी वैकेंसी करा दिए हैं, कितनी रिक्रूटमेंट दे दिए हैं। उच्च शिक्षा को लेकर तो ये सरकार, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं लोग। और वाइस चांसलर की नियुक्तियों का मामला रहा, जैसे मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं, लेकिन इसी विश्वविद्यालय को अगर आप देखेंगे, आप भी पूरा छात्र हैं इस विश्वविद्यालय के, आपने अपने भी समय में यहाँ के जो कुलपति रहे हैं उनको देखा है, और 2-3 टर्म हम लोगों ने भी कुलपतियों के देखे हैं। तो जैसे इसके पहले जो कुलपति महोदय आए, तो उनका पूरा एक लक्ष्य यही था कि इस विश्वविद्यालय को ख़त्म करना है, यहाँ की संस्कृति को ख़त्म करना है। तो उन्होंने जो कर पाया किया। एक मेरा भी अनुभव ये है जी, कई साल तक विश्वविद्यालय में रहने के बाद, और मेरा चूँकि हमेशा छात्रों के बीच से मैं कोशिश करता हूँ कार्यक्रम करने के, वैसे तो सियासत का रोज ही करता हूँ, तो मेरा अनुभव यह है कि कभी भी कोई भी वर्तमान छात्र उस समय का अपने वाइस चांसलर से संतुष्ट नहीं रहा। उसे हमेशा अच्छा, पीछे वाला वाइस चांसलर हमेशा अच्छा लगा। ये मेरा भी एक अनुभव है। और जब वही वाला वाइस चांसलर चला जाता, अगला आता है, तो कहता है कि इससे तो पिछला वाला ठीक था। नहीं, जैसे अभी तक हम लोग जब विश्वविद्यालय में आए और लोगों से मिलते थे, जो सीनियरों से मिलते थे, तो अभी तक में लोगों ने कहा कि राजन हरसे साहब आए थे, वो बहुत अच्छे कुलपति थे। इस संदर्भ में कहते थे कि वो छात्रों से मिला करते थे। इसके बाद एक बात आप बहुत जगह छात्र कहते कि अब जो है ना, देश में धीरे धीरे संवाद का कल्चर खत्म हो रहा है, मन की बात का कल्चर ज़्यादा बढ़ा है। सही कह रहा है। कहीं ना कहीं जो सत्ता की केंद्र है सर, वहीं से इसका शुरुआत हुआ है। जो सत्ता का केंद्र है, समझिए कि जब यहाँ इसके पहले राजन हरसे के बाद कुलपति थे, आईटी बम्बई से आए थे प्रोफेसर AK सिंह, वो जब गए, उसके बाद हांगलू जी आए, तो हांगलू जी ने यहाँ केवल एक काम किया कि यहाँ लोगों को लड़ाया, यहाँ प्रोफेसरों के गुटों को आपस में लड़ाकर यहाँ के हॉस्टल्स के कल्चर को ख़त्म किया। यहाँ नियुक्तियाँ, जो कि ऐसे रोड छाप लोगों की नियुक्तियाँ की जिनको कुछ नहीं आता जाता था, और मतलब सब लोग इसके लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई। यहाँ के अध्यक्ष, जो पूर्व अध्यक्ष रहे, उस सारे लोगों ने लड़ाइयाँ। सुनिए,
हांगलू साहब जब बनाए गए थे तो बड़ा जोर शोर से हल्ला हुआ था कि वो कुछ महीनों तक था कि बहरहाल ये विश्वविद्यालय करेंगे, की राजनीति और कुलपति वो सर राजनीति इसलिए है कि आप मतलब एक छोटे से छोटा मैं जैसे इस- विश्वविद्यालय अब एक शिक्षा का बड़ा केंद्र है, उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र है और पूरे उत्तर प्रदेश में इधर के पूर्व में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अपना महत्व है। तो मैं उसकी चर्चा इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि उसके बाद की जो लोग हैं, उसके बाद की भी कुलपति हैं, तो निश्चित तौर पे जो जी। जहाँ रहता है स्थानीय समस्या उसकी जब रहती है आप बात करोगे तो विश्वविद्यालय चर्चा में आ ही जाता है। लेकिन मैं मोटे तौर पर देश की स्थिति, देश में शिक्षा और रोजगार को लेके इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक रिसर्च स्कॉलर क्या सोचता है, मैं ये जानने आया। सर वर्तमान सरकार जो है ये चाहती नहीं कि लड़के और रोज़गार मांगें, उनको इस कदर चीज़ों में फंसा दिया जाए, इतना टाइम दे करके हर एग्ज़ाम को इस कदर कराते हैं कि लोगों को विश्वास ही उठ गया कि एग्ज़ाम होना भी चाहिए। और यही कारण है कि आगे चलते लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम अब धीरे धीरे पढ़ाई से लोगों का मन विचलित हो रहा है, कोई रोज़गार कहीं और ढूंढने लगा है क्योंकि यहाँ से भरोसा उठ रहा है। अभी मेरा कोई कार्यक्रम देख रहा होगा तो बोलेगा कि यार ये 15-20 जो रिसर्च स्कॉलर थे इसमें एक आदमी ने भी सरकार की तारीफ नहीं की। ऐसा लगता है कि ये ज़्यादातर सरकार से उस हिसाब से कोई काम ही नहीं हुआ, तारीफ लायक तो तारीफ कैसे करें? पैरामीटर हैं सर। देखिए जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कहेंगे तो हाँ नितिन गडकरी ने ये सब रोड ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीज़ें हुई, डिजिटल की दुनिया में काम हुआ, कुछ पैरामीटर है जिस पे काम तो हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं, हाँ जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो ये सब जो बातें आप कह रहे थे एजुकेशन और रोजगार में जितनी चीज़ें घटित हो रही है, मतलब नकारात्मक चीज़ें, उसको अभी कम ही बताया जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं जेआरएफ रिसर्च स्कॉलर के तौर पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2 सालों से दर्शन शास्त्र पढ़ा रहा हूँ। सरकार की इसलिए पैसा बचत हुई क्योंकि जो पैसा एज ए प्रोफेसर को देना चाहिए या फिर गेस्ट फैकल्टी को देना चाहिए, वो पैसा जो है मुझे यूजीसी का जो फेलोशिप है उसी के आधार पे पढ़ा करके और अपना काम सरकार चला ले रही है। दूसरी बात जो अभी आपने कहा कि कोई भी संस्थान जो है अपना सेल्फ फंडिंग को जनरेट करने का मैकेनिज्म तैयार करे। सर दोनों तरफ से हाथ काट लिए गए। जो चीज़ें पहले खर्च किए जाते थे वहाँ पे भी सरकार ने अपना खर्च कम कर लिए और जो अब इंस्टीट्यूट अपना खर्च खुद ही कलेक्ट कर रहा है, यानी कि दो तरफा जो है बर्डन स्टूडेंट पे पड़ा है। फिर इन सभी तो और इस पे कहेंगे जो लोग कहते हैं कि मतलब जितने भी शिक्षण संस्थान है वो उसके अपने लिए जो पैसा खुद जनरेट करें, तो इस पे हम ये कहना चाहेंगे सर देखिए हम जो है एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, ना कि कॉर्पोरेट स्टेट के। अच्छे कॉर्पोरेट मॉडल है कि हाँ बच्चों से जितना पैसा आएगा उसी से सारी लेकिन चीज़ें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब एक छात्र के तौर पर आपकी जो समस्याएं वो एक तरफ है, लेकिन जब आप एक वोटर के तौर पे चुनाव में जाते हैं तब आपकी भूमिका और मानसिकता में बदलाव आता है। तो सर हम वोटर के तौर पे हिंदू हो जाते हैं ना, बड़े बड़े वास्तविकता है सर। वोटर के तौर पे हम हिंदू हो जाते हैं और हमें ये रहता है कि हाँ मुसलमान इस देश के जो हैं इनको जो है दबा दें। जब ये मानसिकता हो जाएगी तो हम क्या, अभी तो हम एज ए रिसर्च स्कॉलर छात्र के तौर पे थे, लेकिन वहाँ गए तो वहाँ हो गया कि अच्छा हम पंडित जी हैं, यहाँ बाबू साहब को दबा देना है, यहाँ यादव जी को दबा देना है। तो जब ये मानसिकता रहेगी, असल में हम लोगों के भी अंदर भी बहुत विरोधाभास है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें सरकार की तरफ से, जो हमारे पैराडॉक्स हैं उसी का फ़ायदा सरकार ले रही है। जो उसके बीच का है, जो उसके बीच की गैपिंग है उसका फ़ायदा हाँ कहीं पे वो आपको ब्राह्मण बना देती हैं, कहीं पे आपको स्टूडेंट बना देती है, अपने मौके के हिसाब से वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती ही है।